आज हम एक नया चैप्टर वर्ग दशम का धातु एवं अधातु लेकर आए हैं। अब हम लोगों को धातु एवं अधातु पढ़ने से पहले कुछ जानना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यह चैप्टर जो पढ़ेंगे यह बहुत ही उपयोगी है। वर्ग अष्टम में भी हम लोग को पढ़ना था, अभी भी हम लोग को पढ़ना है, आगे भी इसे पढ़ना ही होगा। मेटल और नॉन मेटल के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम इसे पढ़ाने से पहले आप लोग को कुछ पिछली कक्षाओं में ले आना चाह रहे हैं, जो आप लोग कुछ भूल भी गए होंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या है आप लोग तो जानते हैं, तत्व के बारे में जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन आप लोग को जानना है कि तत्व क्या है। सबसे पहले तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या बोले, फिर से बोलिएगा, समझिएगा इसको। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यह तत्व वह है जिसे का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्या बताया, फिर से बोलिएगा। यह तत्व वह है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है या जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आखिर तत्व के कितने प्रकार हैं। तत्व के मुख्य, जिसमें तत्व को दो वर्गों में रखा गया, धातु और अधातु। इसकी चर्चा हम करेंगे। तत्वों की संख्या है, बहुत सारे तत्व हैं, 119 तत्व बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे तत्व का खोज हो भी रहा है, और उसमें कुछ धातु और कुछ क्या है? अधातु। इसे जानने से पहले हम आप लोग को और पिछला कक्षा में ले जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अणु और परमाणु। अणु क्या है, परमाणु क्या है, इसके बारे में जानिएगा। अणु क्या है? किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है वह क्या कहलाता है? अणु। किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु क्या पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु किस अवस्था में होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु की बात करते हैं। किसी भी तत्व का जो सूक्ष्म कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु। यानी अणु का भी सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु। अब देखिएगा, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी परंतु रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। यानी आइटम जो है वो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अब हम लोग अणु मोलकुल के बारे में जानेंगे। मोलकुल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सबस्टेंस, इट इज फाउंड इन फ्रीली स्टेट, इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम की। अब देखिएगा, तत्व में हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहले एक बात जो आएगा बीच में, आपको धातु एवं अधातु जब पढ़ाएंगे तो बीच बीच में कुछ आते रहेगा। अब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है जैसा समझिएगा। परमाणु संख्या के बारे में आप लोग को बता रहे थे। इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे तत्व के मौलिक कण 3 होते हैं। आप लोग सब पढ़े होंगे, 9th क्लास की चर्चा मैं पहले कर रहा हूँ। तत्व के 3 मौलिक कण होते हैं। एक का नाम इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसे ई से दर्शाते हैं। दूसरा प्रोटॉन होता है जिसे पी से दर्शाते हैं, और तीसरा न्यूट्रॉन होता है जिसे हम एम से दर्शाते हैं। समझिएगा, बार बार परीक्षा में पूछ देता है कुछ, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिएगा, परमाणु के नाभिक में या परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं, या परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस रूप में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
है ना, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिएगा, अब समझिएगा परमाणु संख्या क्या होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में, क्या बोले फिर से बोलिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? जेड। किससे दर्शाते हैं? जेड बराबर पी और बराबर ई भी होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या हमेशा क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। अब देखिए, इससे क्वेश्चन निकल रहा है जो परीक्षा उपयोगी है। परमाणु विद्युता उदासीन होता है क्यों? परमाणु विद्युता उदासीन होता है क्यों? विद्युता उदासीन, समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस पर क्या होता है? निगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता है। अभी आपको बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव आपस में दोनों क्या है? बताइए तो, बराबर है। यानी धन आयन और ऋण आयन बराबर है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, जिसके कारण यानी परमाणु विद्युता क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है, एटॉमिक न्यूट्रल। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझिएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यानी चक्कर जो लगा रहा है इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। बाह्यतम कक्षा नहीं, बल्कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही होता है। अतः धन आयन की संख्या, ऋण आयन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु विद्युता क्या होता है? उदासीन होता है। यानी हम लोग एक बात को जान गए कि परमाणु विद्युता क्या होता है? उदासीन। परमाणु संख्या के बाद हम आप लोग को बता रहे थे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो होता है, यानी जिसे हम लोग ए से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो योग हो रहा है यहाँ पर, उसके द्रव्यमानों का जो योग हो रहा है यहाँ पर, वह क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। अब इसकी चर्चा हम अभी किए। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस रूप में, किस कक्षा में, कहाँ कहाँ किस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है, यह हम लोगों को जानना होता है। इसमें ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको पहले उतना अंदर 9th क्लास में नहीं ले जाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ टर्म जो होते हैं वह धातु एवं अधातु में आता है और बच्चों को काफी परेशानी होती है। और परीक्षा में भी कभी कभी ऐसा प्रश्न दे देता है कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, जो कि 9 में पढ़ना था और 10 में दे देता है। तो हम एक बार पुनः आपको रिवीजन करवा देंगे। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा की है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते होंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या का ही निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान का नहीं, बल्कि परमाणु संख्या का निकाला जाता है। इसको आप लोगों को याद करना है और परमाणु संख्या याद करना होगा। और जब तक आपको परमाणु संख्या याद नहीं होगा, आपको जानकारी केमिस्ट्री में कोई आनंद नहीं आएगा पढ़ने में। परमाणु संख्या, तत्व संकेत, संयोजकता, यौगिकों का नाम, यह रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब केमिस्ट्री में आनंद आएगा, ऐसे आनंद नहीं आएगा। अब देखते होंगे बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं याद है। कोई पूछ दिया कि सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, वह पूरा परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों को रखना पड़ेगा। इसके लिए रसायन की भाषा किताब आप ले लीजिए, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक बुक होती है जो आपको बहुत मदद करेगा। इसके बिना आपका केमिस्ट्री अधूरा है, इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है।
यह वर्ग 7 से लेकर के 12 तक आपको हेल्प करेगा। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा, एक साइड बुक होती है जो आपको रखना पड़ेगा। इसमें सारे तत्वों का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, बहुत सारे उपयोगी यौगिकों का नाम, रासायनिक समीकरण को सिद्ध करने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका, संतुलित करने का प्रैक्टिस आपको इसमें कराएगा। यह बुक सबों के पास होना चाहिए, तब आनंद आएगा पढ़ने में। अभी हम आपको पढ़ने जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे, जो कि आप लोग बनाए थे और पढ़े थे। अब रसायन की भाषा की चर्चा की है बच्चों। रसायन की भाषा हम लोगों को बहुत ही उपयोगी होगा रसायन को पढ़ने में। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तत्व संकेत का नाम, संयोजकता, यौगिक, ये सब नहीं जानिएगा तो आनंद नहीं आएगा। अब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम लोग आप लोग को बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 9 में आप पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम आप लोग को इसमें कहाँ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा। एक सोडियम एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसका निकालिएगा, कक्षा का वितरण कीजिएगा तो 2, 8 और क्या आएगा 1। ध्यान दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, 2, 8 और 1। ऐसे देखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हम बताने जा रहे हैं आखिर क्या है इसके। यह देखिएगा, इसका अंतिम कक्षा है। कौन सा कक्षा है? अंतिम कक्षा। क्या बोले? अंतिम कक्षा। किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे अंतिम यानी बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी क्या सीखे? किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसके अलावा जो शेष बचेगा वह क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। क्या बताया फिर से समझिएगा। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में यानी एक्सटर्नल जो सेल होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और शेष जो बच गया वह क्या कहलाया? कोर इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं क्लोरीन की चर्चा करते हैं। क्लोरीन की चर्चा करते हैं। इसका होता है 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17। 2, 8 और क्या हुआ? 7। अब देखिएगा, अभी हम आपको सोडियम की चर्चा की है। सोडियम 11 होता है, 2, 8 और क्या होता है? 1। इसका 2, 8 और कितना होता है? 7। यानी यहाँ देखिएगा, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और शेष का इलेक्ट्रॉन हो गया 10। इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसका क्या हो गया बताइए तो? इसका भी क्या हो गया? 10। अब हम आपको बताएंगे तत्वों की प्रकृति होती है धन आयन और ऋण आयन की प्रकृति। धन आयन और ऋण आयन देखिएगा, हम आपको एक छोटा सा बात बताना चाह रहे हैं। कोई भी तत्व में 2 प्रकृति होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। क्या बोले? फिर से बोलिए। त्यागना और ग्रहण करना। बच्चों आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने का भी कोई उद्देश्य होगा। आपका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम पढ़ करके कोई अच्छे पद पर चले जाएं या एक बहुत बड़े लेक्चरर बने। कोई भी जरूर आपका उद्देश्य होगा ताकि हम अपना लाइफ को सेटल कर सके, अपने आप को परमानेंट बना ले। जैसे उसी प्रकार से तत्व जब अस्थिर है तो अस्थिर है, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना चाहता है या लेता है तो ये 2 क्रियाएं करती है। एक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में, अष्टक के बारे में। अभी हम आपको धातु और धातु से पहले बेसिक बातों को बता रहे हैं। हर
हर तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर उसकी प्रकृति निर्भर करती है, धन आयन और ऋण आयन की प्रकृति। और अष्टक बनाने के लिए वह दो ही काम करता है, एक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम, दूसरा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम। हम आगे इसको बताएंगे, थोड़ा सा हम आपको बताकर छोड़ रहे हैं, इसमें हम धातु अधातु की ओर आएंगे। अब जैसे सोडियम की बात हम करते हैं, तो देखिएगा सोडियम के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप यहाँ 8 पहुंचने के लिए हमें क्या आसान होगा? एक हम किसी से ग्रहण कर लें यानी ले लें, और यहाँ हमको 8 पहुंचने में क्या आसान होगा? हम 1 को त्याग कर दें। क्या बोले? फिर से बोलिएगा। हम 1 को ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। अब 1 इलेक्ट्रॉनों को आप किसी से, मान लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मान लिया आप किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो आप क्या चले जाइए? निगेटिव हो जाइएगा। आप किसी को दे दिए तो आप निगेटिव नहीं हैं, आप अपने आप में अमीर हैं, पॉजिटिव हैं। यहाँ पर वही काम हो रहा है। यह क्लोरीन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो क्लोरीन पर क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 निगेटिव हुआ। और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया, किसी को दे दिया तो इस पर 1 पॉजिटिव हुआ। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का होता है 2 8 3 2 8 3। अब यह क्या करेगा? अष्टक बनाने के लिए आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, या 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। अब जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम पर 3 वो प्लस बनेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Al3 प्लस। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है। अब एक अक्रिय तत्व की बात आपको हम बताते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग, एक तत्व जिसका नाम है अक्रिय तत्व। क्या बोले? फिर से बोलिएगा, अक्रिय तत्व। इसी का एक और नाम है नोबल गैस, इसी का एक और नाम है अक्रिय तत्व, नोबल गैस, निष्क्रिय तत्व। इसकी संख्या 6 होती है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्या बोले? फिर से समझिएगा, क्या होता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, और क्या होता है? जेनॉन, और क्या होता है? रेडॉन। समझिएगा इस चीज को आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, हर हीलियम को छोड़कर आप जितने भी देखेंगे, जितने भी तत्व आपको मिलेंगे, सब के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले हीलियम को छोड़कर, हीलियम को ले लीजिए, इसका 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 होगा। अब नियान की बात करते हैं, नियान का 10 होता है। नियान का क्या होता है? 10। इसका तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 8 आएगा, 2 और क्या आएगा? 8 आएगा। इसी प्रकार से आर्गन लीजिएगा, आर्गन का 18 होता है, 2 8 होता है। समझिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से आर्गन के बाद क्रिप्टन होता है, जिसका 36 होता है, 2 8 18 और क्या होता है? 8 होता है। इसी प्रकार से क्रिप्टन के बाद जेनॉन होता है, 54 होता है जेनॉन का, 2 8 18 और क्या होता है? 8 होता है। रेडॉन होता है, रेडॉन का होता है 86, 2 8 18 32 18 8। हालांकि 9 क्लास में 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, लेकिन हम आपको बता दिए। आप गौर कीजिएगा, देखिएगा, हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय तत्व है वो क्या है बताइए? तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अक्रिय तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी जब ये अपने आप में 8 बना लिया तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में खुद 8 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझ रहे होंगे। कहीं अगर दिक्कत होगा तो मेरा नंबर आपको है, आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं। अब देखिएगा, नियॉन का 8, आर्गन का 8, सबके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस पर यह अपने आप में अस्थाई है, अस्थाई यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रकार से यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके यह प्लस बन गया, यह भी अस्थाई हो गया।
क्लोरीन में 2 8 7 आप देखे थे अभी। यह क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह भी क्या बन गया, अस्थाई बन गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2 और 8, यहाँ क्या बचेगा 2 और, यहाँ हो गया 2 8 8, यहाँ हो गया 2 और 8। समझिएगा इसी को, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद, यह जो त्यागने के बाद धनायन बनेगा और ग्रहण करने के बाद ऋणायन। हम धातु और धातु अभी समझाएंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा क्या धातु और क्या कैसे धातु धनायन और अधातु ऋणायन कैसे होता है। आयन की बात अभी की, धनायन और ऋणायन की बात की है। इसके बाद हम लोगों को बार बार परीक्षा में आ जाता है एक दो बातों को और हम आप लोग को पहले बता देते हैं। इसका नाम है एक समस्थानिक होता है, समस्थानिक आइसोटोप, आइसोटोप्स। ध्यान दीजिएगा ये गलत नहीं होगा, हम आपको भी याद करा देंगे। और एक होता है समभारिक, समभारिक आइसोबार्स। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हिंदी शब्द का प्रयोग करके संधि विच्छेद करके आप किसी चीज को याद कर सकते हैं। सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स यहाँ पर क्या होता है बराबर। और स्थान का मतलब यहाँ पर आप संख्या याद रखिए। तो कौन सा संख्या होगा तत्व में, परमाणु संख्या। तो याद कीजिएगा समस्थानिक, सम माने बराबर, स्थान में संख्या यानी परमाणु संख्या। तो समान तत्वों में क्या बोले, फिर से बोलिए तो, समान तत्वों में, समान तत्वों में पाए जाने वाला वैसा गुण, समान तत्वों में पाए जाने वाला वैसा गुण, समान तत्वों में पाए जाने वाला वैसा गुण, वैसा गुण जिसकी परमाणु संख्या समान हो। क्या बोले बाबू, परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अब समभारिक की बात करते, असमान तत्वों में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला वैसा गुण, वैसा गुण। देखिएगा सम माने बराबर, भार माने भारिक माने भार, भार यानी परमाणु भार, वैसा गुण जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु संख्या, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, अब अपने भिन्न भिन्न हो। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, इसका भी एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा समस्थानिक और समभारिक की बात। H11, H21, H31, ठीक है। इसी प्रकार से समभारिक AR 40 18, CA 40 20। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, अभी आपको बताया कि समस्थानिक क्या है, तो समान तत्वों में पाए जाने वाला वैसा गुण जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। क्या बोले बच्चों, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वह क्या कहलाता है, समस्थानिक। क्या कहलाता है, समस्थानिक आइसोटोप्स। क्या कहलाता है, आइसोटोप्स। यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु द्रव्यमान। या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। क्या बोले, फिर से बोलिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। क्या बोले, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। इसी प्रकार से अब समभारिक यानी आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार क्या है, असमान तत्वों में पाया जाने वाला वैसा गुण। क्या बोले, फिर से बोलिए तो, असमान तत्वों में पाया जाने वाला वैसा गुण जिसका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। देखिएगा समभारिक, सम माने बराबर, भार माने भार, जिसका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता है, समस्थानिक। जैसे देखिएगा आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18, परमाणु भार कितना है, 40। कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, 40 और परमाणु संख्या कितना है, 20। यह क्या हुआ, समस्थानिक और समभारिक यानी आइसोटोप और आइसोबार। अभी हम लोग क्या पढ़े, तत्व से क्या समझते हैं,
परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, परमाणु, इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु विद्युता उदासीन होता है क्यों। ये छोटी छोटी बातों को हम आप लोग को याद दिलाए। इसके बाद हम आप लोग को धातु और अधातु की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धातु और अधातु, चैप्टर धातु अधातु है, इसके बाद धातु की चर्चा अधातु की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।